आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट 9 जो चल रहा है निबंध, उसका आज हम निबंध पढ़ने वाले हैं। संस्कृति और सौंदर्य। लेखक है नामवर सिंह। यह एक आलोचनात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? आलोचनात्मक निबंध है। इसके बारे में जानेंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ निबंध है जिस तरह से संस्कृति के ऊपर दिया गया, मगर उसे सरल तरीके से आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमारे 2-3 निबंध आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने यूजीसी नेट की यूनिट वाइज बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर आपको उपन्यास, अन्य गद्य, कहानी, कविताएं और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आपको प्लेलिस्ट जाएगी, तो आप वहां जाकर हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे आपके दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए, लाभ उठा पाए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, और आप इसका अच्छे से फायदा उठाएं। तो अब हम चलते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है, ये नामवर सिंह का निबंध है। ये कैसा निबंध है? आलोचनात्मक निबंध है। कैसा निबंध? क्योंकि ये नामवर सिंह भी एक आलोचक रहे हैं, इसलिए ये आलोचनात्मक निबंध कहा जाएगा। कैसा निबंध है? आलोचनात्मक। और ये सन 1982 1982 में प्रकाशित हुआ था। और कौन से संकलन में इसे प्रकाशित किया गया था? जो आया था दूसरी परंपरा खोज में। दूसरी परंपरा की खोज में किया था, और इस परंपरा की खोज में टोटल 8 निबंध थे। तो इसी को हम आगे बढ़ते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध क्या है। जैसे संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका है? ये आपको पता होगा, ये नामवर सिंह का है। और नामवर सिंह एक आलोचक है। कैसे आलोचक है? प्रगतिवादी आलोचक हैं। याद रखिए, पूछ सकते हैं प्रश्न में, कैसे आलोचक है? प्रगतिवादी आलोचक है। इसलिए संस्कृति और सौंदर्य निबंध आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा। ये नामवर सिंह का निबंध है, और इन्होंने इस निबंध के अंतर्गत जो सेंटर में, केंद्र में किसे रखा है, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एनटीए यूजीसी नेट आपको पूछ सकता है यहीं से कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध के केंद्र में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नामवर के गुरु द्विवेदी हैं। नामवर सिंह के कौन है? गुरु है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए नामवर सिंह ने अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंधों को, उनसे संबंधित संस्कृति से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित निबंधों को, उन्होंने कुछ बातों का उद्धरण अपने निबंध में लिया है। कुछ और इसी तरह से कुछ और कवियों का भी उद्धरण यहाँ पर इन्होंने लेकर उसे पूरा निबंध के तौर पर यहाँ रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, व्योमकेश शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं व्योमकेश शास्त्री। इन्हीं को ही व्योमकेश शास्त्री भी कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृति सौंदर्य के केंद्र कौन है? केंद्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और किसके गुरु हैं? नामवर सिंह के। और नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक हैं। नामवर सिंह कैसे लेखक हैं? तो प्रगतिवादी लेखक और आलोचक कहे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे जो बता रही हूँ। और इस निबंध का जो रचना काल है 1882 1882, जैसे मैंने आपको बता रहा है 1882 है। कौन सा है? 1882 यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एक मिनट के लिए कंफ्यूजन है, अभी एक मिनट रुकिए। तो 1882 है या 1982? एक मिनट देखते हैं, इसको मैं आपको कंफ्यूजन दूर करती हूँ। 1 मिनट।
तो संस्कृति और सौंदर्य 1982 होगा, यहाँ 1882 दिया गया, लेकिन इसका जो है यहाँ पर गलत दे दिया, यहाँ लिखने में गलती हो गई, यहाँ पर 1982 है, 1982 है, जब भी कंफ्यूजन हो रही थी। ये क्या होगा, 1982, यहाँ 19 हो जाएगा, इसे काटेंगे 1982 आ जाएगा, 8 की जगह 9 बच जाएंगे। तो 1982 है, कितना है, संस्कृति और सौंदर्य। नामवर सिंह का प्रगतिवादी आलोचक हैं और केंद्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, व्योमकेश शास्त्री के नाम से इन्हें जाना जाता है, और रचना काल 1982 है, कितना है, 1982 है। और इन्होंने जो संकलित किया है दूसरी परंपरा की खोज में, यहाँ पर फिर 1882, इसलिए 9 यहाँ पर भी ये 9 है, याद रखें 1982 है। तो 1982 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें संकलित किया गया है दूसरी परंपरा की खोज। पहली परंपरा की खोज किसका है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पहली परंपरा की खोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन दूसरी परंपरा की खोज किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो जिसमें ये संकलित किया गया है नामवर सिंह का ये निबंध दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। तो आप आगे देखते हैं हम, यहाँ पर विषय जो है संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को व्यापक और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है। यह सिद्ध किया है कि द्विवेदी जी बाकी विद्वानों से परंपरा को लेकर कितने अलग हैं, कि सब लोग सौंदर्य को लेकर एक उनके जो विषय रहते थे उसी पे ही सौंदर्य और संस्कृति बताते रहते, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा से अलग हटकर कुछ अन्य उपेक्षित विषयों को लिया है और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उन्होंने इनका जो सौंदर्य का नजरिया था, एक दृष्टिकोण जो था, बहुत व्यापक था, उन्होंने कई संदर्भों में देखा है और उसका उद्घाटन, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसके नजरिए कैसे हैं, उसके कैसे फायदे या लाभ नुकसान जो भी है उसके अलग तरीके से वर्णन किया है। ये सारी बातें यहाँ पर बतवाने की कोशिश कही है कि संस्कृति और सौंदर्य कैसा निबंध है, एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी संस्कृति और सौंदर्य के प्रति जितने भी विचार उनके लिए गए थे उनके निबंधों में, उसके कुछ उद्धरण की पंक्तियां अपने इस निबंध में इन्होंने डाली है, मूल्यांकन के साथ डाली हैं इस निबंध में। और उन्होंने क्या बताया है नामवर सिंह ने, इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ साथ अन्य विद्वानों को भी लिया है, जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, अज्ञे, दिनकर, गोविंद चंद पांडे आदि, ऐसे ही कई लेखकों को इन्होंने लिया है और उनकी संस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को के कुछ उद्धरण जो है ना, कुछ पंक्तियां अपने इस निबंध में इन्होंने डाल दी है। उसके पक्ष और विपक्ष पर बात की है इन्होंने। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि कैसी थी, उनके देखने का नजरिया कैसा था, सौंदर्य को खूबसूरती को देखने का नजरिया कैसा था, उसका मूल्यांकन इस निबंध में किया है, जहाँ सौंदर्य विद्रोह का ही दूसरा नाम है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में यहाँ पर द्विवेदी जी के दृष्टिकोण को दिखाया है, उन्होंने क्या उनका नजरिया था, ये देख लेते हैं। अब सारांश क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक, कुछ लोग तो क्या है गुलाब, चंपा, चमेली, इनकी खूबसूरती, कमल, इनके बारे में लिख रहे थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग एक अध्याय उठाया, उन्होंने अशोक के फूल को लिया, ऐसी अलग अलग फूलों को लेकर इन्होंने यहाँ पर उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो मतलब एक जो परंपरा के अनुसार चलते आ रहे थे विषय, उसी की सौंदर्य वर्णन न करके उन्होंने जो आसपास चीजें हैं उसको देखकर उनकी उनका भी खूबसूरती को, जो उपेक्षित विषय थे
उनका भी लिया है, जैसे अशोक के फूल, केवल एक फूल की कहानी भारतीय संस्कृति का एक अध्याय इन्होंने बना दिया, उसकी खूबसूरती का इस तरह से इन्होंने वर्णन किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बात कर रहा है? नामवर सिंह अपने इस निबंध में बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें देखकर आपसे पूछ सकते हैं किस निबंध की लाइनें हैं। तो ये अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध की कहानी है। और ये किसके ये किसके संदर्भ में बात कही गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में बात की गई है। ये सारी याद रखना है बातें। अगली पॉइंट जो आ रही है निकल के, पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ। किन्हें? उन्हें का मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। यहाँ पर नामवर सिंह बोल रहे कि पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों में, मतलब याददाश्तों में, दिमागों में भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति है, एक याद है, मेमोरी है, स्मृति परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सबकी अपनी अपनी एक अहम भूमिका है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे पक्षी हो, जानवर हो, चाहे अशोक का फूल हो, बकुल का पेड़ फूल हो, चंपे का फूल है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, सबकी अपनी अपनी सौंदर्य है। ये सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश की है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आपकी यूनिट 10 में है। कितना बड़ा इन्होंने वहाँ पर 4 तरह के विषयों को इसमें लिया है। मन आर्य अनार्य, हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति जो रही है वो, जैन बौद्ध लिया है। इसी तरह से इन्होंने 4 तरह के विषयों को वहाँ पर उठाया था, जो इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत बड़ा एक अध्याय बना दिया था। तो इन्होंने भी संस्कृति के ऊपर, दिनकर जी ने भी बात कही है। बता, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपनाने बहुत तेरे हो गए। लेकिन दिनकर जी, पूछ सकते हैं कि दिनकर जी का है संस्कृति के 4 अध्याय, इन्होंने तो एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला, इसके ऊपर एक ग्रंथ बना डाला है। कम से कम 100-200 पेज के आसपास होगा। बहुत इसे आप पढ़ सकते हैं, ग्रंथ ही बना डाला। किंतु जैसा कि अग्गे ने लिखा था, अग्गे यहाँ पर पूछ सकते हैं किस किस लेखकों के नाम आए। द्विवेदी जी का तो नाम है ही यहाँ पर, दिनकर जी का नाम है, अगला नाम किसका आ गया? अग्गे का नाम आ गया है। तो अग्गे ने लिखा है, क्या लिखा है? अग्गे की यहाँ पर पंक्ति है। ये अग्गे की जो संस्कृति से संबंधित बातें हैं वहां पर वो चीजें यहाँ पर डाली हैं। तो काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की विशुद्धता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता। संग्राहकता का मतलब होता है गुण, और गुण जितने भी दोष उसमें हैं, खूबी और दोष हैं उसमें, वो सारी चीजें बता रहे हैं। गुण दोषों को बताना, गुण और जितने भी क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज हैं, वो सारी चीजों को एक संग्राहकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संग्राहकता। लेकिन संस्कृति की मिश्रण को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं, उसके गुण और अवगुण को बताने का नहीं है। यहाँ पर संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव करती है। संस्कृतियाँ क्या ग्रहण करती है? प्रभाव, इफेक्ट। अगर उसमें किसी भी चीज का इफेक्ट होता है तो वो कल्चर वहाँ का बदलता चला जाता है। तो संस्कृतियाँ क्या ग्रहण करती है? प्रभाव ग्रहण करती है। अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं। जो उनका अनुभव उन्होंने फील किया है, महसूस किया है, उनका एक्सपीरियंस जो हुआ है, अनुभव हुआ है, उसको समृद्धतर बनाती है, और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस से उनको और ज्यादा नॉलेज हो जाती है, मीन्स समृद्धतर बनाती है। लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है, संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। उसका संस्कार जो है, जो संस्कार मिले हुए, उसका नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यहाँ पर ये बात अग्गे ने लिखी है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे रहते हैं। मीन शुद्ध, मीन उसमें
शुद्ध निकालने की कोशिश करके उसके दोषों को नहीं देखते, सिर्फ शुद्ध शुद्ध काव्य को ले, लेकिन संस्कृति की खोज में लगे हैं। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है। खाली गुणों को नहीं बताना है यहाँ पर, उसकी संग्राहकता को ही बताना है, उसके गुण अब गुण दोष के साथ साथ कोई अन्य चीजों पे को भी वर्णन करना है, यहाँ ये बात बताने की कोशिश करी है। अब आगे यहाँ पर बताया गया है, द्विवेदी जी द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा। कैसी परंपरा? आनंदवादी, जहां पर आनंद ही आना हो, मजा ही मजा हो, हंसी खुशी रह रहे हो, आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, तत्वता है, यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व एक जाति है, आर्य के अंतर्गत गंधर्व जाति के लोग, नाग जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग रहते थे। तो ये आदि आर्यतर जातियों की देन है। गंधर्व जाति के लोगों के पास ज्ञान ज्ञान बहुत ज्यादा मिलेगा। ये गंधर्व जाति के लोग नाच गान कलाओं का ज्ञान बहुत ज्यादा मिलेगा इनके अंतर्गत। तो इन्होंने ये सारी चीजें देने की कोशिश, गंधर्व जाति ने, नाग और द्रविड़ जाति ने हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत उच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। मीन्स गंधर्व नाग द्रविड़ जाति, पूछ सकते हैं किस शिखर पे, उच्च शिखर पे बताया उन्होंने। बहुत अच्छी संस्कृति हम लोगों को, हमारे देश को प्रदान की। गंधर्व नाग और द्रविड़, पूछ सकते हैं कि कौन सी जातियों का वर्णन है, तो गंधर्व जाति नाग और द्रविड़ जातियों का, जो आर्यतर के अंतर्गत आती हैं, उन जातियों का वर्णन किया गया है। कर देते हैं विचार और वितर्क में संकलित अपने एक आरंभिक विचार और वितर्क किसका निबंध है, आपको पता होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लिखते हैं कि एक संकलित अपने एक आरंभिक निबंध, जो उनका सबसे पहला निबंध था, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा कि सबसे अधिक आर्यतर संशय साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। ललित का मतलब लालिमा से युक्त, सुंदर, खूबसूरत, जहां पर देखकर आनंद ही आनंद आ जाए, तो ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है, विधि सुंदर कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अब यहाँ पर जो ये सारी बात कौन लिख रहा है, नामवर सिंह अपने गुरु, जो इनके गुरु हैं, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके बारे में लिख रहे हैं कि उनका जो विचार और वितर्क में संकलित एक निबंध है, उसका नाम है, सबसे आरंभिक पहला निबंध माना गया है। मीन्स स्टार्टिंग के जो निबंध है उसमें हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, इसमें इन्होंने लिखा है आर्यतर के जितने भी साहित्य है उसके बारे में, उनकी कलाओं के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो ये एक बहुत ही अलग ही बात हुई, किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे भारत देश की संस्कृति आगे हुई है और खूबसूरती प्रदान की है। जैसे और भी कई तरह की संस्कृति में दी है, चित्रकला दी है, जैसे अजंता की चित्र, सांची, अजंता की गुफाएं हो गई, सांची का स्तूप हो गया, भरुच हो गए, आदि में उत्कीर्ण चित्र हैं। और मूर्तियां, जो मूर्तियां बनी है पाषाण की, मतलब है पत्थर की, तांबे कांसे की, इन सब की मूर्तियां जो बनी है, आर्यतर सभा की समृद्धि के परिचायक है। जो आर्यतर थी, आर्य रहते थे, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य हमारे भारत देश के निवासी, यहाँ के निवासी थे, और आर्यतर अलग। तो सब, और दूसरे लोग मानते हैं, कुछ आलोचक मानते हैं कि अनार्य जो है हमारे देश, यहाँ के रहने वाले थे भारत देश के, और आर्य अलग थे। तो ये सबके अपने अपने मत है, कोई आर्य को मान रहा है, कोई अनार्य को, लेकिन इन दोनों के मिलने से ही हमें बहुत सारी संस्कृति का उजागर हुआ है, चित्रकलाएं मिली हैं, नृत्य कलाएं मिली हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे देश में आ गई और हमारे संस्कृति अंतर मिलती गई और उसे सुंदर बनाती गई। ये सारी बातें यहाँ पर नामवर सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आगे हमने ऊपर कई लेखकों के नाम पढ़े थे, देखते सबसे मेन तो द्विवेदी जी केंद्र में ही है, जो नामवर सिंह के गुरु हैं, ये तो केंद्र में ही है। इसके अलावा इन्होंने कई लेखकों के नाम लिए, जैसे कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, अज्ञे, दिनकर का नाम आया, गोविंद चंद्र पांडे, इन सबके नाम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे आ गया है महाभारत, महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा, जो महाभारत है, महाभारत एक ग्रंथ है,
उसकी तुलना किससे की गई है? तो कालिदास के काव्यों के काव्यों की तुलना कालिदास की जो काव्य ग्रंथ है उनसे की गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एनटीए यहाँ से भी उठा सकता है कि महाभारत की तुलना किससे गई? कालिदास के काव्यों की जगह किसी और लेखक का नाम लिख सकता है। तो यहाँ पर वो ना लिखे, आपको पता होना चाहिए महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना यहाँ पर की जा रही है। तो महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजें हैं, मीन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें हैं। महाभारत की संस्कृति आप पढ़ेंगे पूरा महाभारत, उसकी संस्कृति देखने को मिलेगी तो वो एक अलग चीज है। लेकिन कालिदास की के काव्यों को पढ़ेंगे तो उसकी संस्कृति और सौंदर्य को देखने से पता चलेगा वो अलग चीज है, कि दोनों दो चीजें हैं। एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। एक में तेज है मतलब महाभारत तेज वाला है, वहां पर युद्ध का वर्णन है, लड़ाई का वर्णन है, वहां की उस तरह की खूबसूरती को दिखाया गया है, किस तरह से तलवारें चल रही है, धनुष चल रहे हैं, लड़ाई में किस तरह का सीन है, तो वहां का तेज उस तरह को अभिव्यक्त किया है। लेकिन दूसरे में लालित्य मीन्स लालिमा से युक्त सुंदर, तो कालिदास के काव्य को पढ़कर आपको माधुर्य जैसा, सुंदरता अंदर से कोमल जैसा महसूस होगा। ये सारी चीजें दो चीजों में इन्होंने बताने की कोशिश की है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, महाभारत में क्या आर्य उपादान सबसे ज्यादा अधिक है, और कालिदास के काव्यों में आर्यतर मिलेगा। हम्म, हम्म। और कालिदास के काव्यों में आर्यतर का मिलेगा। तो ये पूछ सकते कि महाभारत में आर्य उपादान मिलेगा, महाभारत में आर्य उपादान में अधिक है और कालिदास के काव्यों में आर्यतर। यहाँ पर ये लाइन बाई एनटीए जो देता है 4 से 5 लाइन आपको करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कि कौन सी इस निबंध की है कौन सी नहीं है, तो यहाँ से उठा सकता है महाभारत में क्या मिलेगा? आर्य उपादान, आर्य संस्कृति मिलेगी महाभारत में, और कालिदास के काव्यों में आर्य की संस्कृति मिलेगी। इस तरह से यहाँ पर ये चीज आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर, जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है, मीन्स उसे ग्रहण किया है, उसे लिया है अपने अंदर, वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान है और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला कि सांची, भरहुत आदि के चित्कार, यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति तो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली है। कहाँ तक फैली है? उत्तर भारत, नॉर्थ जो हमारा इंडिया है वहां से लेकर असम, असम तक फैली हुई है। तो ये है जिन लोगों ने यहाँ पर बताने की कोशिश की शिल्प, जो शिल्प शास्त्र है उसका जो अनुशीलन कर रहे हैं, वहां पर कई जातियां रहती हैं, आर्यतर रहते हैं, भरुत सांची जैसे स्तूप, सांची का स्तूप जैसा बना दिया है। तो ये ऐसे चित्रकार जो हैं, और नागों की पूजा करने वाले जो नाग जाति हैं उनकी पूजा करने वाले जो लोग हैं, नाग जाति के लोग जो है ना, तो एक सौंदर्य प्रिय जाति की तरह है। इनके सबके अपनी कल्चर जो है, संस्कृति जो है वो अलग है, लेकिन वो भी हमारे भारत देश के अंतर्गत ही आती है। ये कहा उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई है। ये सारी बातें यहाँ पर नामवर सिंह हर तरह के निबंध से लेकर यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यह आकस्मिक में अचानक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये लाइनें, जो आपकी 3 लाइनें हैं उसे पढ़ लेते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाग पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। ये अचानक कोई बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर जो नैतिकता का, जो भारतीय हम नैतिकता वैल्यूज दिखाते हैं, अपनी मोरल वैल्यूज दिखाते हैं, उसका झंडा फहरा देते हैं। लेकिन ये तो प्राकृतिक सौंदर्य है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही नारी सौंदर्य की बात आती है उससे हम क्या करते हैं? आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है। मतलब है यहाँ बताया गया, एक एग्जाम्पल देकर यहाँ बताना है इसी चीज को, कि शुक्ल जी के लोक मंगल में
प्रकृति के सौंदर्य के लिए पूरी जगह है, वो पूरी तरह से प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन छायावादियों के में कौन कहे, जो छायावादी कवि हैं, छायावादियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति। और ये छायावादी में तो प्रकृति का मिल रहा है, हाँ, प्रकृतिवादी आ जाता है, छायावाद सारा ही प्रकृति से रिलेटेड ही वहां वर्णन मिल रहा है। लेकिन विद्यापति जो आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों की नारी सौंदर्य की ग्राह्य ही नहीं है। विद्यापति ने नारी सौंदर्य के बारे में, सूर ने नारी सौंदर्य के ग्राह्य बहुत ही अलग तरीके से वर्णन किया है। ये बात यहाँ बताने की कोशिश की है। आनंद और माधुर्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था के गौरवपूर्ण पद देकर उन्हें साधनावस्था मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक पर लिया है, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य में बाधा पहुंचने की आशंका है। ये सारी बातें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बताएं, अब निबंध जो स्टार्ट हो रहा है वो बताया जा रहा है किस चिंता से आरंभ होता है। निबंध चिंता से आरंभ होता है, क्या चिंता है तो देखते हैं निबंध कैसे स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रस ग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। तो यहाँ पर नामवर सिंह प्रेमी लिख रहे हैं, कुछ ऐसा प्रयत्न प्रयास होते रहने चाहिए कि वंचित जनता के भीतर जो लोग हैं उनके अंदर रस संग्रह का संवेदनाएं आए, लोगों की फीलिंग को समझ पाए हैं, उनके अंदर के ऊंच नीच जाति भेदभाव को मिटाएंगे तभी तो सुंदर को पहचानेंगे। अगर उनके अंदर जाति के लेकर आपसी टकराव रहेंगे तो उस सौंदर्यता को नहीं पहचान पाएंगे, उस संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे। तो अगर इस असली सौंदर्य को पहचाना है तो हमें कोई से भी धर्म जाति का क्यों ना हो, सबको एक समान, अमीर गरीब ऊंच नीच सब धर्मों को छोड़कर भाईचारे के साथ जब रहेंगे तो हम सौंदर्यता को पहचानना सीख पाएंगे। यहाँ पर इस लाइन का यही मतलब निकल रहा है। 1 मिनट बच्चों। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पता चल जाएगा अगर हम अपने अंदर से सारे भेदभाव जो हमारे अंदर आ रहे हैं वो निकाल देंगे तो हम सौंदर्य को पहचानने लगेंगे। आगे बताना चाह रहे हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जा रहा है, लोगों को आदर कर पा रहे हैं, गरीब को गरीब या जाति भेदभाव का अपने अंदर रख रहा है, तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती है, सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। ये बात यहाँ पर नामवर सिंह बोल रहे हैं। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही। इस उद्दीपक वस्तु को जो समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि जनता के भीतर कुछ चीजें हैं स्तब्ध पड़ी हुई हैं, ऐसे ही बिल्कुल खामोश, उसमें बेजान सी, स्तब्ध मतलब बेजान सी पड़ी हुई है, लेकिन उसको एक जलाने की, उद्दीपन की, एक दिए की जरूरत है। अगर वो मिल जाएगा तो स्पंदित हो जाएगा, नहीं तो वो स्पंदित नहीं हो पाएंगी, चल नहीं पाएंगी। तो इसलिए हमें समाज को चलाने के लिए एक रोशनी की जरूरत है। यहाँ ये बात की गई है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि जनता को पेट भर अन्न जो है हमारा भोजन नहीं मिलता, वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती, नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती, भूखे भुजन ना होई गोपाल किन। मीन्स भूख, अगर कोई भूखा इंसान है उसे भगवान को कितना भी बोले कि वो भजन करे तो उसका मन नहीं लगेगा। अगर पेट भरा होगा तो भगवान के लिए भी वो
पूजा करेगा, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं किया जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये लाइनें हैं जो इस निबंध में ली गई हैं। कि ये एक नींव के बिना इमारत को नहीं उठा सकते, तो इसलिए हमें संस्कृति सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक नींव की जरूरत होगी। किंतु इसके साथ यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं करती, जो इंसान जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं करती, वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। जो लोग बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए प्राण देते हैं, जैसे हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए कई शूरवीरों ने अपने प्राणों की बलि दे दी थी और हमारे इस देश को बचा लिया था। मीन्स तो उन लोगों को जो सम्मान करना नहीं चाहते, एक दूसरे का सुंदर का सम्मान नहीं कर पाएंगे, उस संस्कृति का सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें यह भी नहीं पता होता कि एक देश के लिए प्यार देना क्या चीज है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ते रहते हैं, मरती हैं, लुप्त हो जाती हैं। बस वो आपस में ही छोटी छोटी बातों के लिए लड़ झगड़ कर मर के लुप्त होते हैं। अब द्विवेदी जी की यहाँ पर उद्धरण है, यहाँ पर जो ये नामवर सिंह ने अपने निबंध में लिया है। तो वे सौंदर्य को, वे का मतलब है द्विवेदी जी, वे का मतलब यहाँ क्या है, द्विवेदी जी। नामवर सिंह लिख रहे हैं कि द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते थे। सौंदर्य को, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लालित्य के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए, अपने एक पॉइंट लिख लीजिए, सौंदर्य को द्विवेदी जी लालित्य नाम से जानते हैं या पुकारते हैं, इस तरह से आप लिख लीजिए। क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाले, उसके समानांतर में से उसी युग में उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य ग्रंथावली इनके दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह लालिमा में खूबसूरती, सुंदरता, लालिमा से युक्त वह इसलिए है कि मानव द्वारा ललित है। तो मानवतावादी पर इन्होंने बल दिया है, द्विवेदी जी ने मानवतावादी पर बल दिया है। कैस पर, मानवतावादी, मानव द्वारा ललित हो, मानव द्वारा मानवतावादी जो सौंदर्य होगा उस पर ज्यादा बल देते हैं। पूछ सकते हैं कि द्विवेदी जी कौन सी कौन से सौंदर्य पर बल देते हैं, तो मानवता द्वारा लालित्य पर बल देते हैं। इस पे आप लिख सकते हैं ये। सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला था। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो ये मानवतावादी जो लालित्य है, सौंदर्य है, इन्होंने कहाँ से निकाला था द्विवेदी जी ने, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकाला था। कहाँ से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकाला है। तो ये आप याद रखिए कि कहाँ से लिखा था, मुनि के नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक ना कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की, कि उसके वो क्या कर सकता है, अनुकरण कर सकता है। जैसी चीज है उसे वैसे ही देख कर सीख लेता है। अगर कोई डांस कर रहा है वैसा ही सेम डांस इंसान फौरन ही कर लेता है, मीन्स अनुकरण कर लेता है, इमिटेशन कर लेता है, नकल कर लेता है। तो मीन्स मनुष्य के पास नकल करने की, अनुकरण करने की ऐसी शक्ति है। अनुकरण का मतलब नकल, आप मान सकते हो, उसी के देखा सेम वैसे ही करने लगना। आगे बताने की कोशिश की गई है द्विवेदी जी की लालित्य जो कलाएं हैं उनकी मीमांसा का दूसरा सूत्र है। ये कैसा सूत्र है, दूसरा सूत्र है कि बंधन विद्रोह, कि अगर कोई भी संस्कृति है तो उसे बंधन से मुक्त होना चाहिए, बंधन युक्त नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी बंधन, अगर बंधन लगे होंगे कोई भी संस्कृति सौंदर्य नहीं बन सकती, लालिमा से युक्त नहीं बन सकती। इसलिए बंधन के विरुद्ध होना चाहिए और बंधन द्रोही व्याकुलता का रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संबंध में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य के विजयक्षा कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयक्षा कहा गया है।
अब यहाँ बताया गया है कि आकस्मक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। द्विवेदी जी ने क्या करा है? नृत्य का आयोजन किया है अपने उपन्यास में किसी न किसी बहाने। पूछ सकते किसका आयोजन किया गया है? तो नृत्य का आयोजन किया गया है किसी न किसी बहाने से। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये लीजिए, नृत्य भले ही बंदरों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार द्विवेदी जी दृष्टि में कला और सौंदर्य की दृष्टि सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। तो यहाँ पर आपको होना चाहिए, यहाँ बताया है कि नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध हो, करने वाली सबसे जीवंत कला हो, बंधनों से मुक्त हो, क्योंकि नृत्य ऐसा है, सब जब इंसान नृत्य करता है तो अपने आप में मग्न हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, हर बंधन को भूल जाता है। उसकी एक ऐसी ये जीवंत कला है। और किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण ही है। कुछ कलाओं को और कलाओं को देखकर भी हम उसमें खो जाते हैं, अनुसरण करती, नृत्य की तरह ही अनुसरण करती है। लाइन पूछ सकते कहाँ की है? ये ये नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य से है। अब आगे यहाँ बताने की कोशिश की गई है द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र। अब पहला दूसरा सूत्र हो गया, अभी तीसरा सूत्र बताया गया है। तीसरा सूत्र क्या है? कि सौंदर्य एक सृजना है मनुष्य की स्त्री शिक्षा का परिणाम। स्त्री शिक्षा का अर्थ क्या होगा? कुछ नया रचने की चाह, कुछ नया बनाने की चाहत, इच्छा, जो नया रचा जाए, कुछ नया रचना, कुछ नया बनाना, क्रिएटिव करना, कुछ न्यू क्रिएटिविटी। तो स्त्री शिक्षा मीन्स न्यू न्यू चीजें क्रिएटिव करना, मीन्स क्रिएटिविटी, कुछ नया रचने की चाह का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा से प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार स्त्री शिक्षा पर ही है। कुछ नया रचने की चाह से ही एक नया चीज उभर के आती है। जब तक कि जिसके अंदर एक नया रचने की चाह नहीं होगी तो कोई भी गद्य विधाएं जितनी भी हैं या पद्य विधाएं वो सामने किसी के भी नहीं आ सकती है। तो हर किसी के अंदर, चाहे लेखक हो, कवि हो, इंसान हो, किसी भी कुछ नया रचने की चाह होती है, तभी एक नई चीज सामने निकल के आ पाती है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। सबसे अधिक बल सृजनशीलता पर, जो क्रिएटिविटी है उस पर सबसे ज्यादा बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्राय शैव और शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है। तो पूछ सकते कौन से दर्शनों की, शैव और शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है। कि अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है, जो सौंदर्य कला और संस्कृति के मूल में जो रहती है, वही क्रिएटिविटी वाली पावर जो है वही प्रकाशित होकर सामने आती है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखा गया एक निबंध है, जो सबसे अच्छा निबंध माना गया, संस्कृति और सौंदर्य से रिलेटेड है। इस निबंध में जैसे मैंने बताया है कि दूसरी परंपरा की खोज में 1982 में प्रकाशित होता है, और इस निबंध में जो दूसरी परंपरा की खोज है इसमें 8 निबंध है, 8 निबंध बताए गए हैं। कितने निबंध बताए गए? यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है। हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का निबंध है, ये प्रकृतिवादी आलोचक थे, और संस्कृत सौंदर्य जो निबंध है आलोचनात्मक निबंध है। और केंद्र में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं नामवर सिंह के गुरु थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम, एक और नाम है व्योमकेश शास्त्री। और ये जो है 1982 में संकलित हुआ था दूसरी परंपरा की खोज में। लेकिन पहली परंपरा की खोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, दूसरी परंपरा की खोज 1992 में ये संकलित हो जाता है।
तो यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड इस कहानी में बताया गया है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी किया है कि उनके जितने भी निबंध है संस्कृति से रिलेटेड लिए गए हैं उसमें सारी कुछ बातें उन कुछ बातों के वाक्य वाक्य जो हैं इस निबंध में दिए गए हैं उद्धरण जो है यहाँ पर लिए गए। जैसे अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। इस अध्याय का अनंगलेख पढ़ने वाले हिंदी में पहला व्यक्ति कौन है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जैसे इसमें बताने की कोशिश किया गई है। इसमें कुछ कवियों के भी नाम आए जैसे कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, अज्ञे, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे आदि कुछ कवियों के नाम भी यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की गई है। ये सारे जैसे चंपे के अशोक के फूल को लिया है इन्होंने। अशोक का फूल है, चंपे बकुल का भी है, चंपे का भी फूल है, इसके बारे में बताया गया। इन्होंने दिनकर की संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय है उसका भी यहाँ पर ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है यहाँ पर। और इसी तरह से इन्होंने द्विवेदी द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा के बारे में बताया। कैसी परंपरा है निरूपित जो है द्विवेदी जी द्वारा आनंदवादी परंपरा को इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और कौन सी जाति आर्य की कौन सी जातियां रही है, गंधर्व, नाग, द्रविड़, ये आर्यतर की जातियां रही है। विचार और वितर्क निबंध द्विवेदी जी का ही है। इसमें कुछ बातें लिखी गई थी संस्कृति से संबंधित। हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध एक निबंध है उसके अंतर्गत संकलित था ये निबंध 1945 में। तो उससे कुछ बातें इन्होंने यहाँ पर उठाने की कोशिश करी गई है। और महाभारत का जो तुलनात्मक वर्णन किया गया, महाभारत की तुलना किससे की है, कालिदास के काव्यों की तुलना से की गई है। महाभारत एक अलग चीज है और कालिदास का काव्य एक अलग चीज है। दोनों ये दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है। मीन्स महाभारत में तेज मिलेगा, दृप्तता मिलेगी और अभिव्यक्ति का वेग मिलेगा। और दूसरे में मीन्स कालिदास का वो में लालित्य है, माधुर्य और व्यंजना की छटा यहाँ पर मिलने को मिलती है। ये सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश करी हैं। तो यहाँ पर ये पूरा निबंध आपको अच्छा आशा है कि समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी निबंध आपके लिए लाते रहेंगे। ये बहुत समझने वाला एक तरीके से निबंध है जो आपके संस्कृति और सौंदर्य निबंध है जो 1982 में लिखा गया है। इसमें 8 निबंध कौन कौन से संकलित हैं एक बार मैं नाम बता देती हूँ। पहला है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरा है ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, तीसरा है अस्वीकार का साहस, चौथा प्रेमा प्रेमा पुमर्थी महान, पांचवा भारतीय साहित्य की प्राणधारा लोक धर्म, छठा भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, सातवां त्वयं खलु कृति और आठवां व्योमकेश शार्ती उफ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे चीजें आपको यहाँ पर पता चल रही हैं कि यहाँ परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। जो इनकी भूमिका में लिखा है कि परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी यात्रा पड़ाव आते ही यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी में यहाँ पर जो है द्विवेदी जी जो है ना रहे, छोटी छोटी पुस्तक का पढ़ाना अनुचित था। ये सारी चीजें यहाँ पर ही बताने की। और ये कहते हैं कि शायद मेरी खोज जो मैंने की है इसमें भी मिल जाए और सारी चीजें संस्कृति और सौंदर्य एक अलग तरीके से निकल के आए। जो ये निबंध लिख रहे थे वो निकल के आई भी है। सारी बातें इन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश की है यहाँ पर। ये एक अच्छा निबंध था। इसी तरह से हम और भी निबंध लेकर प्रस्तुत होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, वो करेंगे। कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।